Welcome to the very first lecture of quantum mechanics. Let's start from the beginning. Firstly, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स से, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्या थे। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, ठीक है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लासिकल मैकेनिक्स का है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, पार्टिकल इज सेपरेटेड बाय एनर्जी E and momentum P, while the wave is represented by separated by amplitude A and वेव वेक्टर के या प्रोपोगेशन वेक्टर के। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट कि पार्टिकल आपका जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय या रिलेटेड with energy E and linear momentum P, right? And wave is separated by linear amplitude A and wave vector K या propagation vector K, ठीक है ना। तो पार्टिकल और वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि ये कहता है कि पार्टिकल्स एंड वेव्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। पार्टिकल और वेव दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटीज में, ठीक है ना। पार्टिकल एंड वेव्स आर म्यूचुअली, पार्टिकल एंड वेव आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका क्लासिकल कि आपका क्या होगा, ऑल डायनेमिकल वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल डायनेमिकल वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो सारे के सारे जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्या मतलब हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, थर्ड आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आपका डायनेमिकल वेरिएबल, ऑल डायनेमिकल वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरली हम क्या करते हैं, पार्टिकल को उसके पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया, बोल दिया गया है कि एक पार्टिकल क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस में है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो पोजीशन उसका बता दिया गया, राइट। तो अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन आपको पता है तो आप उससे रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको मान लो किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता है, क्या है आपका आर है, देन आप उससे रिलेटेड मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप चाहो तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो डी आर बाई डी टी, आपको क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगी। फिर आप क्या करोगे, d2r अपॉन dt2 करोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, फोर्स पता चल जाएगा। F इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v होता है, ठीक है ना। यहाँ से v निकालना चाहोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल f डॉट dr हो जाएगा। तो मतलब आप कॉन्टिन्यूअसली, आपको पता क्या था, देखो पोजीशन पता था, आप उसके बारे में सारी की सारी जानकारी आप क्या कर ले रहे हो, कैलकुलेट कर ले रहे हो कॉन्टिन्यूअसली। तो यहाँ पर क्या बोला गया है क्लासिकल मैकेनिक्स में, ऑल डायनेमिकल वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्या है, आपका फोर्थ क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एनर्जी होगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, एनर्जी इज रिलेटेड विद द इंटेंसिटी, राइट। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स आपका क्या होगा, एनर्जी इज रिलेटेड विद द intensity, while according to quantum mechanics energy is related with frequency, ठीक है ना। ये आपका इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट मतलब एनर्जी रिलेटेड होगा इंटेंसिटी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो अपने स्कूल लेवल्स में पढ़ा हुआ है। और क्वांटम मैकेनिक्स में इंटेंसिटी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी, राइट। इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से क्या है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द इंटेंसिटी, राइट, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये हुआ आपका चौथा कॉन्सेप्ट। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, वो क्या है कि यहां पर आपका क्या होता है, फोटो करंट, करेक्ट। फोटो करंट जो होती है आपका डिपेंड, वो मतलब वैरी करेगी
विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी नॉट विद फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पर जो आपका फोटो करंट होगा, या ऐसे लिख लीजिए कि आपका जो पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, ऐसे लिख लीजिए कि मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द वेव फंक्शन। ठीक है ना। तो ये पांच बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, जिनको यूज करके हम क्या करेंगे, फर्दर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे उनको क्या करेंगे, देखेंगे कि ये उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, उसमें आपका है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना, तीसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, फिर उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन पार्टिकल एंड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द रेडिएशन, ठीक है ना। इन सब एक्सपेरिमेंट को हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे वन बाय वन कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे और कहां पर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है ना। देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है ना, उसके क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है ना, और उसके बाद उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए और क्या ऐसा किया हमने जिनको हम क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर इरेडिएटेड बाय रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, किसी मेटल सरफेस पर, मान लो हमारे पास एक कोई मेटल सरफेस है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर क्या किया, फॉल किया, तो यहाँ से क्या होगा, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है रेडिएशन के गिराने से इलेक्ट्रॉन के इंजेक्शन का, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटोन हमने गिराए और हमें यहाँ पर क्या मिले, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इस पर गिराएंगे और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें क्या मिले, ठीक है ना। तो इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन। तो पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला कि अगर हम कोई रेडिएशन गिराते हैं किसी मेटल सरफेस पर जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तब हमें कोई भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो पहला आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि इफ वी इंसिडेंट ए रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन देयर इज नो इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, then न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, then there is no emitted electron, then no emitted electron, ठीक है ना, then there is no emitted electron, मतलब यहां पर कोई हमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं मिलता है, ठीक है ना, then there is no emitted electron, there is no emitted electron, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलता है, अगर हम क्या करते हैं, कोई ऐसा रेडिएशन उस मेटल सरफेस पर फॉल करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट है, देन देयर इज ऑलवेज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन देयर इज ऑलवेज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिला यहां पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
maximum kinetic energy of ejected electron, maximum kinetic energy of ejected electron, जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी पर ना डिपेंड करके किस पर डिपेंड कर रही है, विल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, वो इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड कर रही है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। चौथा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर कोई डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस नहीं मिलता। जब आप जैसे ही आपका रेडिएशन फॉल करता है सरफेस पर, तुरंत ही आपको सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड मिल जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस, नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस between between there is no detectable time difference between ejection of electron and irradiation of radiation। ठीक है ना। तो there is no detectable time difference between ejection of electron and incidence of radiation, ejection of electron and ejection of electron and emission of radiation। ठीक है ना, ejection of electron and incidence of radiation and incidence of radiation। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ। पांचवा जो लास्ट आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि आपको जो इन इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन से जो आपको करंट मिलती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के इमिशन से निकलते हैं इसीलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो यहाँ पर आप देखते हैं फोटो करंट, फिफ्थ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, फोटो करंट, फोटो करंट ये डिपेंड कर रही है किस पर, सरप्राइजिंगली ये डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पर। ठीक है ना, किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। ये आपका क्या कर रही है, इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रही। ध्यान रखना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो फोटो करंट है ना वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। तो ये 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हैं जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिले। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का। ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको किया हुआ था, जिसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसके ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें मिले हैं ये क्लासिकली कैसे कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कह रहा है, एनी रेडिएशन कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन वॉट एवर बी इट्स इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, उसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी उसका इंटेंसिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हम जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन हम ये रेडिएशन गिराते हैं, आपका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता। तो ये आपका क्या हो गया, कंट्राडिक्ट है क्लासिकली, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे ऐसे सारे ही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक को क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमने जब सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ था तब बताया हुआ था आपको कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एन एच न्यू। जैसे हमने बताया हुआ था ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर क्या हुआ था, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स, यहाँ आया था क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ये आपका ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और ये आपका क्या था, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, इसमें क्या था, E इज इक्वल टू एन एच गेट ओमेगा और एन एच न्यू, और P इज इक्वल टू एन एच गेट। यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर था particle will behaves like a wave, particle will behaves like a wave। ठीक है ना। तो ये जो होता है ना E इज इक्वल टू एन एच न्यू, इसको प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन रिलेशन, क्वांटाइजेशन रिलेशन। ठीक है ना। यहाँ पर n इज इक्वल टू
1 2 3 एनीथिंग हो सकता है, ठीक है ना, इंटीजर रहेगा, ठीक है ना, मतलब एक फोटोन होगा, दो फोटोन होगा, आधा फोटोन नहीं होगा, 2/3 फोटोन नहीं होगा, राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन रिलेशन। तो अगर जो हमने रेडिएशन डाला है यहाँ पर, ये क्या बताया था हमने, ये क्या है, एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव, और ये क्या है, फोटोन की एनर्जी जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, पार्टिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ फोटोन, राइट, ठीक है ना। तो जो हमने रेडिएशन डाला है, मान लेते हैं कुछ उसकी एनर्जी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एजम्पशन हम लेते हैं कि लेट अस अज्यूम सिंगल फोटोन विल इमिट सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एक फोटोन आया, सरफेस पर गिरा, उसको इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, और वो क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ये एजम्पशन लेकर के हम चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर सिंगल फोटोन क्या करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तो वो जो एनर्जी है फोटोन की, वो कहां कहां खर्चा होगी हम देखेंगे यहाँ पर। तो फोटोन की, सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी हुई, एच न्यू, ये किसके बराबर होगी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल ना लेकर के के ई मैक्स क्यों लिया है, इसका भी रीजन हम बताएंगे, प्लस फाई के बराबर होगी, ठीक है ना। एच न्यू इज इक्वल टू के ई मैक्स प्लस फाई, वेयर फाई इज द वर्क फंक्शन, वेयर फाई इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये क्या है, इतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे जस्ट इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विद जीरो काइनेटिक, मतलब इससे कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन आपका इमिट नहीं होगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यहाँ पर न्यू नॉट आपके क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, राइट। तो ये आपका दो चीजों में खर्चा हुआ, एक तो उसको उसके ऑर्बिटल से तोड़ करके सरफेस तक लाने में जो एनर्जी लगेगी वो आपका वर्क फंक्शन के बराबर होगी, रिमेनिंग अगर स्टिल कोई कुछ एनर्जी बच जाती है तो वो किसमें खर्चा होगी, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्चा होगी। लेट अस अज्यूम, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें चाहिए होती है, और हमने जो रेडिएशन गिराया है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है मान लिया, तो हमें इसको तोड़ करके लाने के लिए वर्क फंक्शन के लिए तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए था, राइट। और हमने जो गिराया है, मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराया है, जो मतलब रेडिएशन है उसकी एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझ रहे हैं आप। तो जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो कहां जाएगी, वो यहां खर्चा हो जाएगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा केस बनता है, ओके, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, समझ रहे हैं आप। तो ये कुछ आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है और ये वेरी कर, न्यू वेरी कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, तो ये आपको कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का दिख जाएगा, ठीक है ना। तो एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहां पर रख करके देखो, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, देन क्या होगा, यहां पर इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से ही कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब इतनी एनर्जी की यहाँ पर स्टिल डिफिशियंसी है, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए अगर फ्रीक्वेंसी आपकी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपको कोई भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, क्लियर ना। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इफ न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नॉट देन ऑलवेज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप क्या करते हो, इफ न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नॉट, देन आपको क्या मिलेगा, आप खुद देख लो, यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, there is always emission of electron with some kinetic energy, अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट होगा विद जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी, समझ रहे हो ना। तो ये दूसरा भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्वांटम के हिसाब से सही हो गया, लेकिन क्लासिकली वो चीज क्या थी, एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो तो चलो डायनेमिकल वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होते हैं,
वो तो हम बात कर ही चुके हैं कि क्यों कॉन्टिन्यूअस होते हैं, वो तो बेसिक फंडामेंटल क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वैसा नहीं होता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है सिस्टम की, वो उसके वेव फंक्शन में होती है। और जैसे वहां पर आप पोजीशन से सारे के सारे डायनामिकल वेरिएबल को कैलकुलेट कर ले रहे थे, यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ऑपरेटर चैप्टर में हर एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा, उसको आपको वेव फंक्शन ऑपरेट करना पड़ेगा, देन जो आइगन वैल्यू आपको मिलेगी वो रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट होगी। मतलब आपका जो भी पोजीशन ऑपरेटर अगर ऑपरेट करवा रहे हैं तो वो पोजीशन हो जाएगा, आइगन वैल्यू अगर मोमेंटम ऑपरेटर कर रहे हैं तो मोमेंटम कैसे होगा वो आपका बाद में देखेंगे, मतलब ऑपरेटर वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंटेंसिटी पर ना डिपेंड करके फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड कर रही थी। आप खुद देख लो कि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये देखो लीनियरली इंक्रीज कर रही है विद फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आपका न्यू इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी साथ का साथ आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो लीनियरली काइनेटिक एनर्जी लीनियरली इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। आप खुद सोचो, जैसे मान लो हमने पहले रेडिएशन गिराया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तोड़ने के लिए चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी बची थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। तो कुछ स्पीड से वो क्या कर रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा। फर्दर अभी हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन गिरा दिया, तो अभी भी तोड़ने के लिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होंगे, तो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इफ न्यू इज इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो ये लीनियरली काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करेगी विद फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल, लास्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की, कि फोटो करंट जो आपका था, फोटो करंट समझ रहे हैं आप, फोटो करंट जो था वो लेकिन इंटेंसिटी पर नहीं, वो फ्रीक्वेंसी पर नहीं डिपेंड कर रहा था, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था, करेक्ट। अब हम बात करते हैं फोटो करंट की, ठीक है ना। तो फोटो करंट क्या होता है, फोटो करंट क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। तो देखते हैं कि कैसे वो फ्रीक्वेंसी पर ना डिपेंड करके इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो फोटो करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है ना। और Q इज इक्वल टू क्या यहाँ पर कितना होगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, N होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके निकले होंगे, ठीक है ना, ओके। तो Q इज इक्वल टू एनी हो गया। तो यहां पर अगर हम रखें तो I इज इक्वल टू डी एनी अपॉन डी टी, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चेंज हो रहा है भाई, वो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1 जो भी कूलम है वो तो रहेगा रहेगा। तो E आपका कांस्टेंट है, अच्छा कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन करना है तो E आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, dn बाई dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हो ना। तो ये आपका क्या देगा, जैसे जैसे आपका क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा, मतलब इंटेंसिटी क्या हुआ, इंटेंसिटी क्या हुआ, नंबर मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हुआ ना। तो जितने भी फोटोन आपके सरफेस पर, मान लो ये आपका सरफेस है, पहले आपने कितना गिराया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर पहले आपने 10 फोटोन गिराए, 10 फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देंगे। तो ये जो आपको करंट मिलेगी वो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगी या ज्यादा से मिलेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से मिलेगी। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी बदली, इंटेंसिटी बदली, तो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इंटेंसिटी क्या होता है, फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब हम क्या करेंगे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ फोटोन बदलेंगे। अब हम मान लो 20 फोटोन गिरा रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो अभी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पहले 10 मिल रहे थे, अब क्या मिलेंगे, यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, ठीक है ना। तो जैसे हमने इंटेंसिटी चेंज कर दी, आपकी करंट, फोटो करंट बढ़ गई, क्लियर है ना। अच्छा अब देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी पर इजेक्शन ऑफ फोटोन डिपेंड कर रहा है तो फोटो करंट कैसे नहीं डिपेंड कर रहा है। देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे और इंटेंसिटी फिक्स करते हो तो करंट पर कैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी ही तो बढ़ेगी। आप यहां से देख लो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी ही तो बढ़ रही है, समझ रहे हो ना। तो आपका क्या होगा, जब आप दो प्लेट होंगे यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता ही है, ठीक है ना। तो क्योंकि प्लेट के बीच की डिस्टेंस भी कम होती है, ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, ऐसे आपने फोटोन यहाँ पर गिराया, ठीक है ना। तो आप अगर यहां पर अगर इंटेंसिटी को फिक्स रखते हो और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो,
तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला है, जैसे मान लो 1 फोटोन गिरा है या 10 फोटोन गिरा है पहले, और 20 फोटोन मतलब 10 फोटोन अभी भी गिरा रहे हो विद, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी को क्या कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। तो पहले जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो दूसरे वाले प्लेट पर गए और उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा करके करंट मेजर कर लेंगे, फिर बता देंगे कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो केवल क्या चेंज होगा, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने की स्पीड ही तो चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी तो बदली है। क्या करंट बढ़ जाएगा, क्या चार्ज बढ़ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। इस वजह से जब हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो आपका फोटो करंट वेरी नहीं कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है, केवल काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, ठीक है ना। करंट तो तब वेरी करेगा जब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा इमिट होंगे, और वो कब इमिट होंगे, जब हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे। आई थिंक यू गॉट द आइडिया, राइट। तो अब क्या करें, अब हम देखते हैं कि ये तो हमारे क्या हो गए कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को कैसे हम क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना को यूज करके एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो गेट वगैरह के अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक है। तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जब हमारा रेडिएशन क्या करता है, मेटल सरफेस पर गिरता है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसकी वजह से आपका क्या होता है, फोटो करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इतना उसके रिवर्स में इतना पोटेंशियल हम लगा दें कि जो फोटो करंट फ्लो हमें मिल रही है ना, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो पोटेंशियल आपका क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की। हाँ, एक चीज और यहाँ पर बताना रह गया कि यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों यूज किया था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। रीजन ऑफ यूजिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है ना। अच्छा, जब हमारा मेटल सरफेस पर रेडिएशन गिर रहा था तो ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर सरफेस से ही निकलेगा। इलेक्ट्रॉन हो सकता है इनर सरफेस से भी निकले। तो जैसे आपका ये मेटल प्लेट थी, ये आपकी क्या थी, मेटल की प्लेट थी, इस पर आपने क्या किया, रेडिएशन गिराया, ये आपने रेडिएशन इस पर गिराया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन, हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अपर सरफेस, बट ये भी हो सकता है कि इनर सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। अच्छा बताओ, आप अगर ऊपर की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को तोड़ना होगा तो कम एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर यही चीज अंदर वाले सरफेस से तोड़ना होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो क्या उसकी भी काइनेटिक एनर्जी इसकी मतलब जो अपर सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी? नहीं होगी। आप खुद देखो, अगर अगर मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 1s ऑर्बिट है, 2s ऑर्बिट है, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान है ना। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर तोड़ोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, और आपके पास यहाँ तो एनर्जी फिक्स है ना, एच न्यू। तो अगर इतनी ही एनर्जी से इसको तोड़ोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, डिसिपेटिव फोर्स यहाँ पर बीच में लगते हैं, ठीक है ना, सील्डिंग इफेक्ट वगैरह आपने पढ़ाई होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर अंदर वाले से तोड़ोगे तो आपको अंदर पेनिट्रेट भी ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें भी एनर्जी ज्यादा खर्चा करनी पड़ेगी, और इसको तोड़ने में भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसकी वजह से आपकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस से जो इमिट हो रहा है काइनेटिक इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स यूज किया है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जो सरफेस के ऊपर से सतह से निकलेंगे, यूपरी सरफेस से निकलेंगे, तो वो तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, और जो इनर सरफेस से निकलेंगे वो क्या करेंगे, कम काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों यूज किया है, इसका रीजन देखो है, यहाँ पर पहली बात तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की आउटर सरफेस से वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले क्या है, ऊपर जैसे मान लो बहुत सारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिछा हुआ है, तो अगर फोटोन गिरेगा तो सबसे पहले ऊपरी वाले सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नॉकआउट करेगा, निकालेगा, ठीक है ना। फिर अगर मान लो इनर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, हाँ जो कि निकलेगा, नंबर कम होंगे, जैसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं यहाँ पर, 100 में से 90 इलेक्ट्रॉन अपर सरफेस से निकलेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन मान लिया किससे निकलेंगे, इनर सरफेस से निकलेंगे। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन के इनर सरफेस से निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी 90 इलेक्ट्रॉन से, वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे आपके कम काइनेटिक एनर्जी से निकले तो दिक्कत क्या आएगी भाई, दिक्कत आनी चाहिए लार्ज डिस्टेंस पर अगर कुछ होता तो यहाँ पर आपका नेट इफेक्ट कुछ आता। लेकिन यहाँ पर प्लेट की जो हम यहाँ पर प्लेट यूज करते हैं, जो पैरेलल प्लेट यूज करते हैं, तो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम,
ठीक है ना। तो ये चूंकि डी बहुत कम हुआ तो टाइम भी क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो वेलोसिटी थोड़ी बहुत कम हुई तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है ना। तो जैसे आपका कोई 90 किलोमीटर पर आवर से कोई बाइक चला रहा है और कोई 100 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, तो 10 किलोमीटर का इफेक्ट पड़ेगा जब वो 1 आवर ट्रेवल करेगा, तब। समझ में आया ना, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आपका क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन की कम काइनेटिक एनर्जी रह जा रही है। एक तो उनका नंबर कम है, दूसरी उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से उनका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। और यहाँ पर हमने डिसिपेटिव फोर्स को नेग्लेक्ट भी किया है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्स यूज किया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाइल वी यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी मैक्स। नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की, राइट। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो चाहे तो पहले हम यहाँ पर ग्राफ भी बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बीच में, ठीक है ना। अगर हम ड्रॉ करना चाहें ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड इंटेंसिटी, अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। तो अगर हम यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, या इंटेंसिटी बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो दो को वेरी करा रहे हैं, तो तीसरा वेरिएबल जो है फ्रीक्वेंसी को आपको क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा अगर हमने एक एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी रखा है, ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, और एक तरफ क्या रखा हुआ है, इंटेंसिटी रखा हुआ है। तो क्या होगा, आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ती है, आपने पीछे भी एग्जांपल में देखा हुआ था, ठीक है ना। तो आपका क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपका कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड इंटेंसिटी, ये जो वैल्यू होगी हमेशा आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। अगर हम फर्दर अगर ग्राफ बनाना चाहें, अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाना चाहें और इंटेंसिटी को क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो चलो देख लेते हैं कैसा उसका ग्राफ बनेगा। ये क्या है, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, राइट। इधर हमने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को रखा है, उधर क्या रखा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स को रखा है, राइट। तो कैसा दिखने को मिलेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, मान लो सबसे कम फ्रीक्वेंसी से हमने रेडिएशन डाला, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटोन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फोटोन को हम क्या करें ना, यहाँ पर गिराएं, ठीक है ना। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, जो कि एक्सप्रेशन यहाँ से दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम न्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, लीनियरली आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट ही है, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसी लाइन मिलेगी, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी माइनस का एच न्यू नॉट के बराबर होगी, और ये आपका क्या करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये आपका यहाँ से शो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका वेरिएशन हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इस रीजन में आपका क्या है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इस रीजन में आपका क्या है, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट तो है ही, दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करके हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है कि आपका क्या होता है, पाई, सिंस पाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो यहाँ से एच की वैल्यू पाई अपॉन न्यू नॉट रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट। ठीक है ना, अभी बात करते हैं जैसा कि हमने पहले ही बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो हम पता करेंगे। ठीक है ना, कैसे हम कहाँ पर पोटेंशियल लगा रहे हैं, कितना पोटेंशियल लगा रहे हैं जिसकी वजह से फोटो करंट हमारी जीरो हो जा रही है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मेटल प्लेट, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हुआ, मेटल प्लेट हुआ, दिस इज द मेटल प्लेट। ठीक है, ओके। अगर हम इसको बैच नहीं करते, मतलब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं, और इस पर हम क्या करते हैं, रेडिएशन गिराते हैं, राइट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडिएशन गिराते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इट कैन गो इन एनी रैंडम डायरेक्शन, इट मे बी गो दिस डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो निकला वो ऐसे चला गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे चला गया, चौथा इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे चला गया, मतलब कहीं भी जा सकता है रैंडम डायरेक्शन में। तो आपको ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि ना कितने इलेक्ट्रॉन इससे आपने निकले और कितना आपने फोटोन डाला तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हम कैसे पता लगाते हैं, हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस से हम ये जो इनके चार्ज के मूवमेंट की वजह से भाई यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इधर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, तो ये क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा। जैसे इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे इजेक्ट होगा तुरंत आपका क्या हो जाएगा, दूसरी प्लेट पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे सारे के सारे आपके विद इन नो टाइम तुरंत आपके क्या हो जाएंगे, दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएंगे। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है ना, और इनके मूवमेंट की वजह से जो आपकी करंट फ्लो करेगी यहाँ पर, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस में यहाँ पर हम मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, वो करंट हमें बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपकी सरफेस से निकले हैं बाय इरेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें, यहाँ पर तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कराना है, हमें क्या करना है, फोटो करंट को क्या करना है, रोकना है। तो ये अगर हम ऐसा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर देंगे तो जो हमें करंट मिलेगी वो तो हमें फोटो करंट मिल गई, लेकिन हमें क्या करना है, इसको रोकना है। इसको रोकने में जितना पोटेंशियल लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स द पोलरिटी। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको पोलरिटी को रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम क्या कर दे रहे हैं, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल और इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दे रहे हैं। ठीक है ना, अब इस रिवर्स पोटेंशियल को ही हम क्या बोलेंगे, वी स्टॉपिंग बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो पहले हमने 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, सिमिलर धीरे स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को, इस रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज करते चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डी एक्सेलरेट होते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, पहले 100 पहुंच जा रहे थे, फिर उसके बाद रिवर्स में जैसे हमने 0.1 वोल्ट लगाया तो 95 98 कुछ भी कम आपको आने लगे। फिर धीरे धीरे एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसी प्लेट पर स्टिक हो जाएंगे, या इनके बीच में मिडिल रीजन में रह जाएंगे, दूसरी वाली प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तब उस समय हमें क्या मिलेगी, करंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, और वही पोटेंशियल हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है ना, तो वो पोटेंशियल आपका क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होगा। ये तो समझ में आया ना स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल,
and we can measure the current by passing through a resistance we can measure the current by passing through a resistance। ठीक है, तो ये हमारा फोटो करंट हो जाएगा और ये प्रोसीजर होता है उसके फोटो करंट को मीजर करने का। ठीक है, अब देखते हैं कि फोटो करंट का वेरिएशन कैसे होगा अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी को वेरी करें, या सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन क्या होगा अगर हम इंटेंसिटी को वेरी करें और फ्रीक्वेंसी को वेरी करें। एक एक में एक एक का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटेंसिटी के साथ में क्या इफेक्ट होगा अगर हम इंटेंसिटी को वेरी करवाएं या फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाएं, तो इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ है, आपका क्या था, आपका यहां पर था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ये किसके बराबर था, E इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है ना, तो यहाँ पर Q इंटू वी एस के बराबर है। ठीक है ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट किसके बराबर है, Q इंटू वी एस के बराबर है, जहां पर वी एस क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, ये आपका क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका वेरिएशन देखते हैं कि कैसा होगा। ये आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। ठीक है ना, ये आपका क्या है इंटेंसिटी। यहां पर हमने क्या किया है, न्यू को फिक्स रखा। अगर हम न्यू को फिक्स रखेंगे तो क्या वेरिएशन मिलेगा, मान लीजिए हमने इंटेंसिटी को वेरी कराना है, तो मैंने मान लो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी है हमारे पास, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया गिर रहे हैं, तो उसको हमने मान लिया, उसकी वजह से जो करंट हमें मिल रही है उसको हमने मान लिया I1। ठीक है ना, अब ये I1 को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पोलरिटी चेंज करेंगे, पोलरिटी चेंज करेंगे और उसके बाद रिवर्स में वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंचेंगे, तो मतलब क्या होगा, फोटो करंट क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स डी एक्सेलरेट होंगे और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर आपके क्या हो जाएंगे आकर के, पर्टिकुलर पोटेंशियल पर क्या हो जाएंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, और ये वाला आपका जो पोटेंशियल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वी स्टॉपिंग। ये क्या कहलाएगा आपका, वी स्टॉपिंग कहलाएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है, न्यू फिक्स है, दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी का, यहाँ पर हमने क्या लिया है पोटेंशियल। ठीक है ना, ये वी स्टॉपिंग हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को सॉरी इंटेंसिटी को बदल रहे हैं। इंटेंसिटी अगर हम बदलेंगे तो आपको पता है इंटेंसिटी बदलेगी तो करंट बदल जाएगी, राइट। अभी हमने मान लो दूसरी कोई इंटेंसिटी ली है I2, जिसकी वजह से करंट मिल रही है। यहाँ पर ध्यान रखना I2 इज ग्रेटर देन I1, ज्यादा फ्रिक्वेंसी का हमने क्या किया है, रेडिएशन गिराया है, तो करंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अच्छा, करंट बढ़ गई है तो क्या उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल जाएगा, ये हमें देखना है। अच्छा ये बताओ, हमने अगर फ्रिक्वेंसी को फिक्स रखा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाया है तो करंट तो बढ़ेगी बट उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, राइट। अच्छा, जो मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी और बढ़ा दिया हमने, मान लो 150 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 150 इलेक्ट्रॉन की भी तो काइनेटिक एनर्जी वही होगी। ठीक है ना, तो उन जबकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ही सेम है, तो उनको रोकने के लिए रिवर्स में जो हमें वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तो तब भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेम अमाउंट का ही लगाना पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती तब हमें रोकने के लिए क्या होगा, कोई ज्यादा तेजी से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है ना, कम तेजी किससे आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो वैसे ही सेम काम है, पोटेंशियल यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इनकी चूंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इनको रोकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रिवर्स में। तो इन दोनों का क्या हो जाए, अगर हम फ्रिक्वेंसी नहीं बदल रहे हैं और केवल क्या बदल रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, तो उन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। इंटेंसिटी बदलने से केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। समझ में आया, तो इन दोनों का आपका क्या हो गया, वी स्टॉपिंग सेम हो गया। नेक्स्ट दूसरा केस देखते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अभी हम इंटेंसिटी को फिक्स कर दें और फ्रिक्वेंसी को चेंज करें, इंटेंसिटी को फिक्स कर दें और फ्रिक्वेंसी को चेंज करें, तो ये क्या है आपका, ये आपका फोटो करंट है।
फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना। हाँ sorry, ध्यान रखना पहले वाले में फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज था, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अगर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया है, मतलब आपका इंटेंसिटी क्या हो गया, फिक्स हो गया, और हमने न्यू को क्या किया है, वेरी करवाया है। तो मान लो हमने न्यू को वेरी करवाया, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, न्यू वन है, ठीक है ना। और न्यू वन की वजह से हमें ये जो करंट मिल रही है आपको आई वन मिल रही है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर जो हमें यहाँ पर करंट मिलेगी उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स में वोल्टेज लगाएंगे फर्दर, एकदम सिमिलर दूसरे वाले पहले वाले केस की तरह। तो यहाँ पर हमें मान लो ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर VS1 मिल गया, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी फिक्स है, ध्यान रखना। अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरी फ्रिक्वेंसी न्यू टू अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, नहीं बढ़े, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है। क्या बढ़ा, केवल जैसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बस उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े तो क्या करंट बदलेगी, इस न्यू टू पर भी आपको सेम अमाउंट की करंट मिलेगी, बस यहाँ पर क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। अच्छा, हमने अभी पिछले केस में बताया, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपको उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब रिवर्स में ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला आपका क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा रिवर्स में VS2, मतलब यहाँ पर जो होगा VS2 इज ग्रेटर देन रिवर्स में VS1, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी चेंज करने पर नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर होगा, समझ रहे हो। क्यों चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वाइल पहले वाले केस में क्या था, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना। तो वहां पर हमने क्या किया था, न्यू फिक्स किया हुआ था, ये आपका इंटेंसिटी, ये आपका I2 था, ये आपका क्या था, I1 था। और यहाँ पर चूंकि क्या हुआ था, केवल करंट चार्जेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हुए थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम थी, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको कॉमन मिल गया था, ठीक है ना। तो ये नेचर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है ना, विद अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पर कुछ एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनको कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। सर पॉज कर दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका कि व्हेन ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस, then the stopping potential would found to be V naught, ठीक है। If wavelength of the incident radiation is doubled, then the stopping potential would be, और ये चार ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है V naught plus SC upon 2 lambda naught E, सेकंड ऑप्शन है V naught plus SC upon E lambda naught, नेक्स्ट है थर्ड V naught minus SC upon 2 E lambda naught, एंड लास्ट है आपका 2 V naught, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, आपका वेवलेंथ को डबल कर दिया गया है, ठीक है ना। वेवलेंथ को डबल कर दिया गया है, और हम देखेंगे कि वेवलेंथ को डबल करने पर हमारे पास इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम पहले अगर पहले केस की बात करें कि आपका क्या है, पहले लैम्डा नॉट रेडिएशन का एक लाइट एक मेटालिक सरफेस पर गिरता है, तो एक हमें पहले जनरल इक्वेशन आपको पता ही है क्या, EVS इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं पहले जो लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन, लैम्डा नॉट रेडिएशन का वेवलेंथ गिरता है, उससे जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो VS मिला है वो V नॉट है। तो मतलब इसको अगर हम इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, E V नॉट इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट। ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो स्टॉपिंग ये आपका क्या है, वर्क फंक्शन है, वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले वाले के लिए भी उतना ही तोड़ करके निकालने के लिए इतनी ही एनर्जी की जरूरत होगी, दूसरे वाले केस में भी उतनी ही जरूरत होगी, ठीक है ना। तो इसको कितना लिख सकते हैं, एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसको सी बाय लैम्डा वन भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट बोला है तो कितना हो जाएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड, आपने क्या किया है, वेवलेंथ को डबल कर दिया है, तो फिर से ये इक्वेशन यहां पर पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ई वी नॉट
इज इक्वल टू ईवी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लैम्डा नॉट माइनस एच वी नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करें, यहां से हमें क्या करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाँ, यहां पर हमने मान लिया कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, न्यू नॉट ना होकर के वी नॉट कितना नहीं है, वी एस है। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, ई कॉमन हो जाएगा, तो वी नॉट माइनस वी एस इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट कॉमन हो गया 1 माइनस 1/2, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां से वीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी आ जाएगी जरा सा बताइए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 दिया है, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ई वी नॉट माइनस वी एस इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लैम्डा नॉट, ठीक है ना। हमें वीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई वी नॉट माइनस ईवीएस इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लैम्डा नॉट। इसको इधर ले आते हैं, ई वी नॉट माइनस एच सी अपॉन 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ईवीएस, ई से टोटल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट माइनस एच सी अपॉन 2 ई लैम्डा नॉट विच इज इक्वल टू वी एस। दिस इज योर required answer and which is matches with your third option. This is your required